Hello everyone, my name is Saloni and I welcome to all of you in our YouTube classes Dear Mayank Sir। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज की ये जो सीरीज़ है वो यूपीपी के लिए होने वाली हैं, जीके की क्लासेस हैं। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की। और कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी लोग रेडी हो जाइए बिल्कुल। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिएगा सो दैट आप लोग के माइंड से कोई भी चीज़ें उतर ना पाए। और सभी लोग फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ के क्वेश्चंस से। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? बताइए, कणों की जो तरंग प्रकृति है उसको किसने स्थापित की? ऑप्शन है आपके डी ब्रोगली, फॉर्मी, पाली, क्लार्क, मैक्सवेल। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। कणों की तरंग प्रकृति की स्थापना किसने की थी? किसने स्थापित की थी ये बताना है आपको। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली, जिन्होंने जवाब दिया है, ठीक है। कणों की तरंग प्रकृति की परिकल्पना जो है वो डी ब्रोगली के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे डी ब्रोगली सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? बताइए, भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके वॉट, ओम, हर्ट्ज पावर, कैलोरी। एवरीवन विल ट्राई टू गिव द आंसर। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट क्या है? बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी कैलोरी, दे आर राइट, ठीक है। जो भोजन ऊर्जा होती है उसको मापने की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक की बात करते हैं तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है, ठीक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तथा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक बात करते हैं तो हर्ट्ज पावर। हर्ट्ज पावर किसका मात्रक है? विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, ठीक है। एक हर्ट्ज पावर की बात करें तो एक हर्ट्ज पावर कितने के बराबर होता है? 1 HP। एक हर्ट्ज पावर होता है 746 वॉट का होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई है, बताइए किसकी? ऊष्मा की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की तीव्रता की, या फिर रेडियो तरंगों की? सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। डेसिमल इकाई है। एवरीवन विल ट्राई टू गिव द आंसर। आंसर दीजिए सभी लोग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तीव्रता की, दे आर राइट, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का मापन जो होता है वो डेसिमल है, इसे डीबी से प्रदर्शित करते हैं, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? सभी लोग जवाब देंगे। चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, स्कंदगुप्त, या फिर कुमारगुप्त। सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। बताइए, चांदी के सिक्के किसने चलाए थे सबसे पहले? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, ठीक है, दे आर राइट। विक्रमादित्य ने चांदी का जो सिक्का था सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी में चलाया था, राइट। और इन सिक्कों पर किसका चिन्ह अंकित था? गरुड़ का, गरुड़ का चिन्ह अंकित था, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की? बताइए, किस सिख गुरु ने सिख विवाह का समारोह की शुरुआत
आनंद कारज के नाम से की थी? ऑप्शन है आपकी गुरु नानक देव, गुरु अमरदास, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास। एवरीवन विल आंसर, सब लोग जवाब देंगे। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री गुरु अमरदास, दे आर राइट। ठीक है, जो श्री गुरु अमरदास थे उन्होंने इनकी बात करते थे, सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है, उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड द्वारा किसके नाभिक के अस्तित्व को साबित किया गया? बताइए, रदरफोर्ड के द्वारा इनका जो प्रयोग हुआ था, उनके नाभिक के अस्तित्व को किसने साबित किया था? ऑप्शन है आपको वो प्रयोग, डबल लिस्ट प्रयोग, ऑयल ड्रॉप प्रयोग, गोल्ड फॉयल प्रयोग। बताइए, नाभिक के अस्तित्व को साबित किससे किया गया था? सभी लोग जवाब देंगे। तो रदरफोर्ड ने, जिन्होंने जवाब दिया गोल्ड फॉयल का प्रयोग, दिया राइट। ठीक है, गोल्ड फॉयल के प्रयोग के द्वारा नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं? बताइए, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। एवरीवन विल ट्राई टू गिव द आंसर। सब लोग जवाब देंगे। सभी संघनन बहुलक हैं, किसको छोड़कर है ये बताना है आपको। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी पॉलीप्रोपिलीन, दे आर राइट। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन जिन्होंने जवाब दिया है, दे आर राइट। पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से जाना जाता है। इसका गलनांक की बात करते हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? सभी लोग जवाब देंगे। किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? बताइए। ऑप्शन है आपके मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। ओजोन लेयर कहाँ होती है? बताइए। O3, ओजोन लेयर। तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, दिया राइट। ठीक है, समताप मंडल की वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। समताप मंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। बताइए, लंगर को किसने बनाया? ये पूछा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हर राय, गुरु हर किशन। आंसर कीजिए। लंगर को, लंगर की जो प्रथा है, लंगर की प्रथा की अगर बात करते हैं तो प्रथा गुरु नानक जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास, दे आर राइट। ठीक है, लंगर की प्रथा जो है गुरु नानक जी द्वारा शुरू की गई थी तथा इनका आध्यात्मिक वाक्य पहले संगत फिर पंगत। ठीक है, और ये छुआछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया गया था। तो जो गुरु अंगद थे, ठीक है, गुरु अंगद जी जो थे, इन्होंने अस्थायी रूप से गुरु अमरदास ने इस सिख धर्म को अभिन्न अंग बनाया था। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर
मसूलीपट्टनम में किला बनाया? बताइए, मसूलीपट्टनम में किसने किला बनाया? ऑप्शन आपके अंग्रेज, फ्रेंच, स्पेनिश, डच। सभी लोग जवाब देंगे। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम शहर भी कहा जाता है। ठीक, तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डच, जिन्होंने जवाब दिया दे आर राइट। ठीक है, जो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसको बोलते हैं, ये शहर जो है कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। डचों ने सबसे पहले 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो था, ठीक है, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम बंदरगाह पर अपना व्यापारिक डेक शुरू किया और यहाँ पर जो है किले का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? बताइए, संगीतबद्ध नहीं की गई है। ऑप्शन है आपके एकला चलो रे, अमार सोनार बांग्ला, चित जेथा, भय शून्य, कदम कदम बढ़ाए जा। बताइए, लयबद्ध, संगीतबद्ध नहीं किया गया है। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, कदम कदम बढ़ाए जा, दे आर राइट। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा नामक रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई थी। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संगठित आज़ाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बताइए, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ऑप्शन है आपके सिंह, वृषभ, हाथी, सांप। सभी लोग जवाब देंगे। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के पोला त्योहार में, जिन्होंने जवाब दिया वृषभ, दे आर राइट। ठीक है, वृषभ की पूजा की जाती है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मज्जा कोलेजन, ठीक है, इसके गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? कोलेजन जिसको बोलते हैं, इसके गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी। सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी, दे आर राइट। ठीक है, विटामिन सी जो होता है उसका रासायनिक नाम बात करें तो एक्सकर्बिक एसिड होता है। ये जल में विलेय विटामिन है। ठीक है, मज्जा यानी कोलेजन जिसको बोलते हैं, इसके गठन में विटामिन सी मदद करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, ये बताना है आपको। ठीक है, अंडे की जो सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन होता है उसको विटामिन B7 के अवशोषण से रोकता है। ऑप्शन है आपके एल्ब्यूमिन, ग्लूटामाइन, कैरोटीन, एविडीन। सभी लोग जवाब देंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो होता है अंडे की सफ़ेदी में पाया जाता है, ये प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन, जो विटामिन B7 का अवशोषण रोकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किससे संबंधित है? बताइए, सितारा देवी। ऑप्शन है आपके कथक, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। सितारा देवी किससे संबंधित है? सभी लोग जवाब देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन जरूर करते रहिए, रिवीजन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, दे आर राइट। ठीक है, ए, सितारा देवी जो थी वो भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ होता है? कोलकाता में हुआ था 1920 में, 1920 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एक संयोजन है वास्तविक सकल उत्पाद यानी जीडीपी और बढ़ता मूल्य स्तर का। ऑप्शन है आपके स्थिर, अस्थिर, बढ़ता हुआ, घटता हुआ। बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सी स्थिति है? सभी लोग जवाब देंगे। तो जिनका भी जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घटता हुआ, दे आर राइट। ठीक है, मुद्रास्फीति वो स्थिति है जब मुद्रा की कुल पूर्ति जो होती है उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। ठीक है, और मुद्रास्फीति घटते हुए वास्तविक सकल उत्पाद जो होता है, जीडीपी होता है, उसके बढ़ते मूल्य का संयोजन है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, भारत के हरित क्रांति, भारत के संविधान, भारत के श्वेत क्रांति या फिर भारत में क्रांति? बताइए, एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन की, तो इनको भारत में हरित क्रांति के जनक, जिन्होंने जवाब दिया दे आर राइट। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉन्ग। लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? बताइए, व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन है आपके कोको, जूट, बाजरा, कपास। सभी लोग जवाब देंगे, व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? व्यापारिक फसल की बात करते हैं तो वो फसल जो किसानों के द्वारा व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है। ठीक है, तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, बाजरा, दे आर राइट। ठीक है, बाजरा नकदी या व्यापार फसल वही होती है जो किसानों के व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है, जैसे गन्ना हो गया, जूट, कपास, तंबाकू, कोको, ये सब चीज़ें। ठीक है, बाजरा जो है वो व्यापारिक फसल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बर्लिन किस देश की राजधानी है? ये बताना है। ऑप्शन है आपके जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, जर्मन। जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी, दे आर राइट। ठीक है, जर्मनी जो है वो कहाँ की, जर्मनी देश की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ठीक है, बात करते हैं हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ओके, बात करते हैं ग्रीस की, ग्रीस की क्या है? एथेंस, सॉरी, एथेंस है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। और जॉर्जिया की बात करते हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है। ट्बिलिसी। ठीक है, जॉर्जिया की राजधानी क्या है? ट्बिलिसी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? बताइए, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। बताइए, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है?
तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, दे आर राइट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिजी द्वीप समूह जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है और इसकी राजधानी क्या है? सुआ। इसकी राजधानी सुआ है। ठीक है, तथा मौद्रिक इकाई की बात करते हैं तो फिजी डॉलर है। ठीक है, फिजी डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? बताइए, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर। सभी लोग जवाब। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शन है आपके माउंट लोहोत्से, माउंट मकादू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। बताइए हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी माउंट कंचनजंगा, दे आर राइट। ठीक है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। राइट। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी दिया राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? बताइए, नर्मदा नदी कौन सी घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है आपकी हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों, शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों, अरावली और सतपुड़ा पहाड़ियों। सभी लोग जवाब देंगे, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से, दे आर राइट। ठीक है, नर्मदा जो है वो गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है और ये पूर्व से पश्चिम होकर बहती है। मैकाल पर्वत के जो अमरकंटक शिखर हैं इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? बताइए। ऑप्शन है आपकी मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन एंड डूरंड रेखा। बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी रेखा तय करती है? कौन सी सीमा तय करती है? बताइए। तो बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है? रेडक्लिफ, जिन्होंने जवाब दिया दे आर राइट। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? ऑप्शन है आपके जाकिर हुसैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गोविंद बल्लभ पंत। भारत रत्न पाने वाला भारतीय। सभी लोग जवाब देंगे। भारत रत्न जो होता है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, और कब प्रारंभ किया था? 1954 में स्टार्ट किया गया था इसको। ठीक है, 1954 में प्रारंभ किया गया था और सबसे पहले किसको मिला था? जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दे आर राइट। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी व वैज्ञानिक सीवी रमन, इनको प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय दूध दिवस, ऑप्शन है आपके 26 नवंबर, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 2 बार दे दिया गया है, 26 अक्टूबर। तो सितंबर कर लीजिए। ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बताइए। राष्ट्रीय दूध दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए
26 नवंबर दे आर राइट। ठीक है, 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहला राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2014 में मनाया गया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? बताइए। ऑप्शन है आपके मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले, डेविड बेकहम। सभी लोग जवाब दीजिए। टाइटल है गोल, किसकी आत्मकथा पर है? बताइए। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद दे आर राइट। ठीक है, मेजर ध्यानचंद भारत के भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं कप्तान भी थे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा थी उसका शीर्षक क्या था? गोल। गोल नेम ही था। ठीक, शीर्षक गोल नहीं था, शीर्षक का नाम गोल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? बताइए। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 9। सभी लोग जवाब देंगे। कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? बताइए। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 3 दे आर राइट। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? बताइए। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद्र, आत्माराय सेन। बताइए। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? जन गण मन की रचना जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर दे आर राइट। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और ये जो गीत है सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ओके, कब? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और यही बात करें अगर राष्ट्रीय गीत होता तो राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गण पूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य यानी अध्यक्ष सहित, ठीक है, उसको उपस्थित होना चाहिए? गणपूर्ति यानी जो कोरम होता है, जितना लिमिटेशन होता है, उसको पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए अध्यक्ष को लेकर के? ऑप्शन है आपके 27 लोकसभा सदस्य, 55 लोकसभा सदस्य, 25 लोकसभा सदस्य या फिर 50 लोकसभा सदस्य। लोकसभा नहीं, लोकसभा। सभी लोग जवाब देंगे। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी 55 लोकसभा सदस्य दिया राइट। ठीक है, गणपूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 लोकसभा सदस्य यानी अध्यक्ष को लेकर उपस्थित होना चाहिए। जो राज्यसभा है उसके लिए यही संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की बात करेंगे तो 25 हो जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कॉर्पोरेट सिटी कहा जाता है? बताइए, कॉर्पोरेट सिटी किसको कहते हैं? भदोही, चेन्नई, वाराणसी, मेरठ। कॉर्पोरेट सिटी किसको बोलते हैं? बताइए। कॉर्पोरेट सिटी बोलते हैं भदोही को। जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए दिया राइट। ठीक है, संत कबीर नगर जिसको बोलते हैं उसको कॉर्पोरेट सिटी बोला जाता है, भदोही। ठीक है, संत कबीर नगर, संत कबीर नहीं, संत रविदास नगर जो है जिला, उसको कालीन का शहर कॉर्पोरेट सिटी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के जो भदोही संत रविदास नगर जिला है उसको कालीन का शहर यानी कॉर्पोरेट सिटी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए। बहू बेगम का मकबरा, ऑप्शन है आपके लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए।
तो जिन्होंने भी जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी फैज़ाबाद, दे आर राइट। ठीक है, फैज़ाबाद जिन्होंने जवाब दिया। बहू बेगम का मकबरा जो है वो उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम हाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा मुस्लिम नेम टफ लगता है तो उमतुज़्ज़ा जुदहरा, रापिया की मात्रा है, ठीक है। तुजाजु हरा उनकी बेगम का नाम था, ठीक है, उर्फ बहू बेगम, इनको शॉर्टली बहू बेगम कहते हैं। उनकी याद में 1816 में बनवाया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है बताइए। ऑप्शन है आपके 16.4, 23.2, 11.1, 13.2। बताइए यूपी की कुल आबादी भारत की कितनी आबादी का परसेंट है? भारत की आबादी का कितना परसेंट है? जब 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी तो इसके अंतिम जो आंकड़े थे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.4 है परसेंट। ठीक है, 16.4% है। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, दे आर राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के या की लेडीज या फिर जेंट्स पहली राज्यपाल कौन थे? बताइए। ऑप्शन है आपके श्री विश्वनाथ दास, श्रीमती सरोजनी नायडू, न्यायमूर्ति श्री बी मलिक, श्री अकबर अली खान। बताइए यूपी के पहले राज्यपाल, पहले या पहली राज्यपाल कौन थे? तो बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, दिया राइट। ठीक है, 1747 से 49 तक, राइट, इनको बनाया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। कौन? सरोजनी नायडू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? बताइए कुल कितने अनुभाग हैं? ऑप्शन है आपके 6, 7, 4, 5। राजकीय रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6, दे आर राइट। ठीक है, 6 अनुभाग हैं और ये अनुभाग जो है वो मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी में है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कौन सा मेला है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, नौचंदी मेला, दे आर राइट। ठीक है, नौचंदी मेला हिंदू और मुस्लिम के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की जो भावना है उसका जीता जागता प्रमाण जो है यूपी के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है? ऑप्शन है आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु। बताइए किस राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है? तो जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य, दे आर राइट। ठीक है, बिहार दुबई में COP28 के आयोजन के दौरान बिहार राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष
विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है बताइए? सॉयल डे। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस। तो बात करते हैं विश्व मृदा दिवस जो है वो हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जिन्होंने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, दे आर राइट। ठीक है, और इस बार की थीम की बात करते हैं तो सॉयल एंड वाटर या फिर अ सोर्स ऑफ लाइफ था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एथलीट पुरस्कार। ऑप्शन है आपके शीतल देवी, मीराबाई चानू, कृतिका रमन, अनु कुमारी। बताइए सबसे यंग एथलीट पुरस्कार। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन नंबर शीतल देवी, दे आर राइट। ठीक है, दिसंबर 2023 में रियाद में आयोजित हुआ था एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार शीतल देवी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द